आयोनाइजेशन एनर्जी। कहीं के देखो बहुत सारे जगह पे आपको कहीं के एस दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब ऐसे आयोनाइजेशन ऐसे लिखा हुआ, ऐसे भी लिखेगा तो सेम ही है। वो लैंग्वेज का इशू होता है, यूके है ना, यूएस, वो अपने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ कर देते हैं, है ना। दोनों भी सही है। ठीक। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है वो समझ लो, पहले लिख लो यहाँ पे। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom। मीनिंग समझाता हूँ मैं आपको। बट टू द इंफिनिटी, टू द इंफिनिटी मतलब समझिए इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास ये एटम है ऐसा, इसका ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम है मान लीजिए, हाइड्रोजन, उसका एक न्यूक्लियस प्रोटॉन एक प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है फर्स्ट शेल में, n इज इक्वल टू 1, राइट। इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको यहाँ से निकालना है और न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर लेके जाना है ना, बहुत दूर लेके जाना है, ऐसे बहुत दूर तक, इन्फिनिटी तक, यहाँ से निकाल के इन्फिनिटी तक जाना है। जब हम इसको इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, न्यूक्लियस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, पकड़ेगा नहीं इलेक्ट्रॉन इसको। इसका मतलब हम न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, बहुत दूर, इन्फिनिटी तक। तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के रखा है ना ऑर्बिट में, ऐसे न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो मुझे फोर्स लगेगा, कुछ एनर्जी लगेगी, है ना, मुझे एनर्जी लगेगी, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मैं इसको खींच सकूँ और यहाँ से लेके जा सकूँ न्यूक्लियस से दूर। तो ये जो मुझे एनर्जी लगेगी ना, दिस एनर्जी इज नथिंग बट द आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे समझ में, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से मुझे लेके जाना है इन्फिनिटी, इसे हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत सिंपल। तो अब बताओ, n इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जैसे कि हमने देखा था He प्लस है या फिर Li+2 है ना, या फिर Be+3 है, ये सारे, इसमें एक एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, है ना। ऐसे एटम्स है हाइड्रोजन लाइक, ये बोर्स एटम बोलते हैं, बोर्स के एटम। इन एटम्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको लेके जाना होगा, है ना, इन्फिनिटी पे, तो कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज नथिंग बट द आयोनाइजेशन एनर्जी। इन केस ऑफ बोर एटम, दैट इज हाइड्रोजन एटम या फिर बोर लाइक एटम, फिर हाइड्रोजन लाइक एटम, ये हाइड्रोजन को हम बोलते हैं बोर एटम, और इनको बोलते सबको बोर लाइक एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। तो बात समझ में आ रही है आपको कि इन सब में, सभी में, हाइड्रोजन में या हाइड्रोजन लाइक एटम में, सभी में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हमें इन्फिनिटी पे लेके जाना है। और इलेक्ट्रॉन सभी में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ग्राउंड स्टेट में, दैट इज n इज इक्वल टू 1। कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्राउंड स्टेट में, दैट इज n इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 से आपको इन्फिनिटी तक लेके जाना है, मतलब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक लेके जाना है किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो उसके लिए जो भी एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ से यहाँ लेके जाना है और एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, सप्लाई करनी पड़ रही है। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। सप्लाई करना मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। ऊपर से नीचे आता तो इवॉल्व होती है, नीचे से ऊपर गया एब्जॉर्ब। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है
कि ये जो एनर्जी चेंज होगा ना, यहाँ से लेके एनर्जी चेंज होगा ना, यहाँ से लेके एनर्जी लगेगी आयनाइजेशन एनर्जी। दिस आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी दैट इज नथिंग बट द चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक लेके जाना है हमें, बराबर। सो गैप जो होता है दैट गैप इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी। और चेंज इन एनर्जी गैप जो है वो हम कौन से फॉर्मूले से देते हैं? -13.6, राइट। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो यहाँ पे आएगा z का स्क्वायर इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, बराबर है। z क्यों मैंने डाला? z इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके लिए? एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर रखूंगा तो 1 ही आएगा, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम z वैल्यू यहाँ पे रखते ही नहीं, क्योंकि z की वैल्यू 1 आती है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 13.6 करते ब्रैकेट में 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर लिखते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, एक्सपेक्टेड है मुझे। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हमने क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे? जैसे अगर मेरे को बोला होता कि हीलियम प्लस में आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा वो बताओ, तो मैं हीलियम का एटॉमिक नंबर लिखता ना 2। लिथियम अगर +2 में बोला होता तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। बेरिलियम +3 में बोलता तो बेरिलियम +3 का एटॉमिक नंबर लिखता मैं कितना? 4। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर हाइड्रोजन पूछा है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर देते तो 1 ही आता ना। जनरली हम हाइड्रोजन अगर होता है तो z को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वैल्यू 1 ही आती है। आयनाइजेशन एनर्जी समझ में? आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी दैट इज एनर्जी गैप दैट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के, होप आपको समझ में आया होगा जो मैं बता रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी required to remove an electron in beryllium +3 atom। एक्चुअली आयन है, +3 आयन होते हैं, चार जब भी होता है तो उसका आयन होता है। उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ऑब्वियसली इसमें। इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर z दिया होगा, z इज इक्वल टू पता होना चाहिए वैसे तो आपको, z इज इक्वल टू कितना होता है? 4 एटॉमिक नंबर। सॉल्व करना है हमें, आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखिए जब भी आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो फाइनल जो होगा आपका एन फाइनल वो इंफिनिटी ही होगा, ये याद रखिएगा, यहीं पे लेके जाना है। एन फाइनल आपका इंफिनिटी होगा। एन इनिशियल क्या होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एन इनिशियल आपका होगा क्या? 1। एन इनिशियल क्या होगा? 1। नोट हो गया ये? ठीक है, राइट। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू मुझे चेंज इन एनर्जी निकालना है, दोनों के बीच का गैप दैट इज इक्वल टू मैं करूंगा यहाँ पे कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं निकाला, -13.6 जेड का स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये होता है, वैल्यू रखें -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, जेड क्या है मेरे पास? 4। 4 का क्या करूँ? स्क्वायर इधर 1/n फाइनल मेरा क्या है? 1 n फाइनल इंफिनिटी है, इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/n इनिशियल मेरा कितना है? 1, 1 का स्क्वायर। बताओ आंसर क्या आएगा? आपको पता है इन्फिनिटी का स्क्वायर करो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और 1/इंफिनिटी जो होता है दैट इज 0 होता है, याद रखिए 1/इंफिनिटी होता है 0। ठीक, तो ये आएगा 0। बचा क्या? -1/1 का स्क्वायर 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, -13.6 4 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे? 16
4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 16 और ब्रैकेट में बचेगा कि ये तो हो गया 0 बचा क्या -1 1 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर आता है ये प्लस माइनस माइनस प्लस होता दैट इज प्लस आता है ये 13.6 इंटू 16 कर लो आप आंसर कितना है आंसर बताओ ओके सबके अलग अलग आंसर आ रहे 217.6 and that will be in electron volt that will be in a electron volt करेक्ट क्योंकि हमने लिया 13.6 है तो 13.6 अगर है तो वो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं अगर 2.18 इंटू अगर हमारा वो वैल्यू यूज करते हैं जूल्स में तो ये जूल्स में है लेकिन ले किस में रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो आएगी दैट विल बी 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है बात समझ में आई मेरी इस तरीके से आप क्या करते हो कैलकुलेट करते हैं ठीक है एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए if ionization energy in hydrogen atom is 13.6 electron volt then calculate ionization energy in lithium plus 2 ion lithium plus 2 ion सॉल्व करने के लिए आपको कोई फॉर्मूला इधर लिखने की जरूरत नहीं है बहुत आसान फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे क्या करना है बहुत सिंपल जब भी आपको एक हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी दिया हो ना मैं बता रहा हूँ शॉर्ट जब भी आपको हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी गिवन तो लिख लो पहले आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो गिवन है अब आपको निकालना है किसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 का इसका एटॉमिक नंबर बस याद रखो कितना होता है 3 कैसे निकालोगे बहुत सिंपल ये वैल्यू लिखो 13.6 और उसको मल्टीप्लाई करो z का स्क्वायर से बस क्या करना है z का स्क्वायर एंड दिस इज अवर z एटॉमिक नंबर कितना वैल्यू आएगा बताओ 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 सो 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 9 आंसर बताओ कितना आएगा एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द आंसर इज 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे कैलकुलेट करना है बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है कैसे कैलकुलेट करेंगे ठीक है ना जब फिर से बता रहा हूँ जब हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी गिवन हो राइट तो फिर आपको क्या करना है जस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उस टाइम पे उसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है जेड के स्क्वायर से जेड क्या होगा एटॉमिक नंबर जो भी एटम आपको दिया होगा उसके साथ आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा कितना शॉर्ट है 10 सेकंड का आंसर है ठीक है फॉर्मूला लिखोगे है ना वो सारी चीजें करने की आपको जरूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वन इज अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर अगर वहां पे सूरज हेलियम गिवन है तो हेलियम का एटॉमिक नंबर लिखना है बस हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 मैंने बताया ना सबको हेलियम का 2 लिथियम का 3 बेरिलियम का 4 है ना इतने तक ही आपको आएगा जनरली इतना भी याद रहा तो सब कुछ नेक्स्ट हमें देखना है अभी अब हम जाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक एनर्जी वाला जो पॉइंट था ना हमारा वो हो जाता है फोर्स मतलब वेव वाला वेव प्रॉपर्टीज अब हम देखेंगे थोड़ी पार्टिकल प्रॉपर्टीज लुक एट द पार्टिकल प्रॉपर्टीज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने आपको बोला था कि वेव शोज अभी मैं बताने वाला हूँ आपको पार्टिकल
नेचर ऑफ वेव, कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका वेव नेचर हमने देखा। वेव नेचर में हमने बहुत सारी चीजें देखी कि उसमें जो है वेवलेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वेव नंबर होता है, ये सारी चीजें जो है हमने कवर कर ली, ठीक है। और उसके बाद वो डिफ्रैक्शन शो करता है, वो सारी चीजें जो रिलेटेड थी वेव से रिलेटेड थी। फिर मैंने आपको शायद वो बोला था कि ऑब्जर्वेशन नॉट एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर, एंड 4 पॉइंट आपको लिख के दिए थे। इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद सॉलिड, दैट इज टेम्परेचर के साथ में, और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। अभी जो है, अभी के लिए, हाँ, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन नहीं चाहिए, वो सारी चीजें अभी जो है बस हमें देखनी है पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। तो वेव में पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये कौन एक्सप्लेन किया था, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फिनोमिनन एक्सप्लेन करता है, वो हमें देखना है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि वेव में पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कौन एक्सप्लेन करता है, कौन सा फिनोमिनन एक्सप्लेन करता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है, वो हमें देखना है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत सिंपल एक आपको एग्जांपल देता हूँ, और शायद मैंने पहले भी कहीं पर एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। एक मान लो आपके पास में ये ऐसा दीवार है, घर का दीवार अच्छे से पेंट वेंट किया हुआ वॉल है। इस वॉल पे अगर आपने लाइट मारा, लाइट 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 गया, तो क्या दीवार टूट जाती है? नहीं। क्या दीवार से कोई पपड़ी उपड़ी निकलती है? नहीं। और में रखेंगे कुछ नहीं होता। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि लाइट में कोई पार्टिकल नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, समझ में रखेंगे, ये इसका मतलब है। क्योंकि लाइट में मान लो ऐसे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ना, पार्टिकल जिसका वेट होता है, कुछ मास होता है, राइट, या फिर उसके छोटे छोटे उसके अंदर में कोई पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल जब दीवार से टकराते हैं तो यहाँ से कोई पपड़ी उपड़ी निकलती ना बाहर से, समझ में रहेगा। तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लाइट में क्या है, पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर भी है। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट जब मैं दीवार पे डालता हूँ तो उस टाइम पे यहाँ से कुछ नहीं निकलता, राइट, उल्टा लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक है लाइट की, वेव की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रिफ्लेक्ट होता है, डिफ्रैक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है। तो मतलब लाइट में वेव कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं एक थिन फॉइल ले लूँ, कोई मेटल का थिन फॉइल, थिन फॉइल मेटल, राइट, और उस पे अगर मैं कोई लाइट इंसिडेंट करूँ, ये लाइट है, लाइट क्या करूँ, इंसिडेंट करूँ, तो जब मैं इस पर लाइट इंसिडेंट करता हूँ उस टाइम पे अगर इस लाइट में सफिशिएंट एनर्जी होती है, राइट, तो यहाँ से इस मेटल के सरफेस पे जैसे वो टकराएगा और सफिशिएंट एनर्जी अगर लाइट में है तो यहाँ से ऐसे वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मेटल से निकालेगा। क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालेगा मेटल से। मेटल से इलेक्ट्रॉन कैसे निकला? क्योंकि मेटल जो है वो एटम से बना हुआ है, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है कि नहीं। इसका मतलब एटम से जैसे लाइट एटम पे अटैक करेगा तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे उसमें से एक आध इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऐसे बाहर निकल जाएगा, राइट। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? ये फिनोमिना हमें क्या बता रहा है? ये फिनोमिना हमें ये बता रहा है कि जैसे हमने लाइट डाला एटम पे, एटम तो हमारा सॉलिड था, इधर दिख रहा है हमें, राइट, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि ये दीवार है और इस दीवार से पपड़ी निकल रही है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब निकल रहा है ना, कुछ तो निकल रहा है। उसके पीछे रीजन क्या होगा? कुछ तो यहाँ से इम्पैक्ट हुआ है, कुछ तो यहाँ से क्या हुआ है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होगा तभी ना कुछ निकलेगा, बिना इम्पैक्ट के तो निकलेगा नहीं। इम्पैक्ट किसका हुआ है? लाइट का। लेकिन लाइट में तो अभी हमने देखा भाई कुछ होता तो नहीं है, लेकिन थिन कॉइल पे जब लाइट का इम्पैक्ट होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और भले पपड़ी ना निकले लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर है, क्योंकि जब पार्टिकल कैरेक्टर होता है तभी ना कुछ निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता। दैट मीन्स दिस लाइट हैज सम काइंड ऑफ अ पार्टिकल कैरेक्टर, समझ में आ रहा है?
पार्टिकल कैरेक्टर। भले वो बड़े चीजों पे उसका पार्टिकल कैरेक्टर नहीं शो कर सकते, लेकिन ऐसे थिन मेटल कॉइल पे उसका पार्टिकल कैरेक्टर हमें दिखता है इन टर्म्स ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है जो फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है दैट इज when a light of a particular frequency or energy is incident on a thin metal foil and electron is ejected. This phenomena is called as photoelectric effect. This phenomenon is called as photoelectric effect. मैं लिख के दूंगा सारी चीजें, बस आप अभी बस आप लोग समझो। This is called as photoelectric. फोटो इलेक्ट्रिक क्यों? फोटोन मतलब लाइट, लाइट इस पे आया, लाइट इस पे आने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला इधर अगर कोई मान लो एनोड या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस पे वो इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होकर करंट पास हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे लगता है मैंने ये पहले भी आपको कहीं ना कहीं पे बताया है, ठीक है। और फिर मैं थोड़ा सा मूव कर गया, ठीक। तो अभी मैं ये अगर आपको पता है, पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन बताता हूँ, फिर इसके कैलकुलेशन हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तो डायग्राम आपने उस टाइम बनाई होगी जो मैंने बताई थी आपको। एक ट्यूब होता है कि नहीं, और एक ट्यूब में इस तरीके से उस टाइप में भी ट्यूब मैंने बताया होगा ना, ऐसे इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड है, ये एनोड है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बस मैं जस्ट बताने के लिए, यहाँ से लाइट आ गया था, इंसिडेंट हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था ऐसे, है कि नहीं, कहाँ तक गया था, एनोड की तरफ गया था, ठीक है, ऐसे हुआ था। ये सारी चीजें हमने देखी थी। ये था हमारा मेटल सरफेस, मेटल का सरफेस, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये किसका बना होता है, पोटेशियम है या फिर रुबिडियम है या फिर सीजियम का बना होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते। ये लाइट था, इंसिडेंट लाइट, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस कर ली थी। इसके नीचे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन आपको लिख के दिया था, लिख लो, राइट डाउन डिस्क्रिप्शन बिलो। व्हेन light of when a light of a particular frequency, the light of particular frequency strikes the clean metal surface inside a vacuum chamber, ये ट्यूब जो है इसमें वैक्यूम है, inside a vacuum chamber electrons are ejected from metal and are counted by detector that measures their kinetic energy. That measures their kinetic energy. That measures their kinetic energy. ठीक, अब इस बात को समझो। ये मैंने जो पहले हमने समझा है वही डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि मान लो ये वाला जो सरफेस है, मेटल सरफेस, वो ये है मेटल सरफेस, मेटल क्या है, सरफेस है। इस पे इंसिडेंट लाइट आया, दिस इज लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मान लो न्यू है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये मेटल का सरफेस है, इसका एटम है, यहाँ से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे हमने देखा ना आयनाइजिंग एनर्जी,
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से आया उसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, एंड दैट एनर्जी वी रिप्रेजेंटेड एज एच न्यू जीरो। एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एच न्यू जीरो। व्हाट इज एच न्यू जीरो? दिस इज द थ्रेशोल्ड THRESHOLD threshold energy. It is the threshold energy. What is threshold energy? Minimum energy. लिख लो, required to remove, और हम बोलेंगे यहां से निकलेगा ना इजेट, और इजेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस। इतनी एनर्जी तो इस लाइट में होनी ही चाहिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होनी ही चाहिए। मान लो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है 100, तो इस लाइट के पास कम से कम 100 तो एनर्जी होनी ही चाहिए ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। 100 से ज्यादा है तो अच्छी बात है, 100 से कम नहीं चलेगा। मिनिमम एनर्जी है कितनी? 100, ऐसा मानना है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी कितनी हुई? एनर्जी कितनी हुई? एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू। एच न्यू विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज इंसिडेंट, दैट इज इंसिडेंट। इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब जो टकराने वाला है, जो अटैक होने वाला है मेटल सरफेस पे। दिस लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट। यहां से निकला है इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए आपको 100, राइट, और लाइट की भी एनर्जी कितनी है? 100, तो 100 एनर्जी है इसको दे देगा, यहाँ से जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा और गिर जाएगा ऐसे नीचे इधर। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी थी ना, बस इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी थी, उससे ज्यादा थी नहीं, समझ में आ रहा है? तो इधर ही गिरेगा। लेकिन मान लो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए 100, लेकिन लाइट की एनर्जी है मान लो यहाँ पे 110, समझ लो अंदाजे से। तो होगा क्या कि 100 एनर्जी तो इसको दे दी मेटल को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी 10 बची ना, और तो तक चली गई, 10 बचे। तो 10 से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं गिरेगा, 10 एनर्जी लेके आगे बढ़ेगा, ऐसा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है, राइट? काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी, बढ़ेगी, कितनी होगी? 10, और उस 10 काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। नोटेड? गुड। तो दो चीजें समझ में आ रही होगी आपको, एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। और ये जो एनर्जी है दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन विल बी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी तो चाहिए लाइट के पास, इससे कम है तो चलेगा नहीं, ठीक है? इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी भी। कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी नहीं और कुछ नहीं होने वाला, ठीक? और अगर मान लो कि लाइट, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 चाहिए और लाइट के पास भी 100 ही एनर्जी है, तो यहाँ से इंसिडेंट जैसे होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। अगर लाइट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों सेम है, फिर से बता रहा हूँ, लाइट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। नोट कर लो यहाँ पर। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is equal to threshold energy, then kinetic energy of electron, ejected electron,
विल बी 0। बात समझ में आई? विल बी क्या होगा? 0। ठीक है, इसका मतलब अगर लाइट के पास ज्यादा एनर्जी है तो दैट ज्यादा एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब लाइट की एनर्जी इज इक्वल टू होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी और साथ में काइनेटिक एनर्जी, दोनों का टोटल, अगर ज्यादा एनर्जी है तो। ठीक, नोट कर लिया होगा आपने, नोट हो जाए तो मुझे बता दो। राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पॉइंट्स लिख लो कुछ जो काम के आपके। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। लिख लो फटाफट फटाफट, जल्दी लिखो थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड as soon as light strike, as soon as the light strike on metal surface। लाइट स्ट्राइक ऑन दी मेटल सरफेस, ऐसे नहीं कि मान लो ये मेटल सरफेस है, लाइट आ गया, आएगा टकराएगा और वो थोड़ा वेट करेगा, नहीं अभी नहीं निकलते, थोड़ी देर के बाद निकलते, ऐसे नहीं होगा। जैसे टकराएगा फट से निकलेगा, और निकलना होगा तो फट से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बात समझ में? एनर्जी ज्यादा होगी तो निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन जो भी होगा इंस्टेंट होगा, ठीक होगा। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ electrons ejected are directly proportional to intensity of, इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको आप, कॉमन लैंग्वेज में ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं, ब्राइटनेस ऑफ इंसिडेंट लाइट, ब्राइटनेस ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझिए ऐसे कि मान लो ये मेटल सरफेस है, यहाँ से लाइट आ रहा है और ये लाइट बहुत एकदम इंटेंस नहीं है, डीम लाइट है, डीम लाइट, ऐसे आ रहा लाइट, ये डीम लाइट है। डीम लाइट जैसे आएगा तो डीम लाइट में क्या होगा कि लाइट में फोटॉन्स के नंबर कम होंगे, फोटॉन्स के नंबर क्या होंगे? कम होंगे। फोटॉन्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, क्वांटम, फोटोन, क्वांटा क्या होता है, सारी चीजें, है ना? आया ना? बोलो जल्दी। यस, ठीक है, फोटोन क्या होते हैं, क्वांटा क्या होता है, सब बता चुका। तो डीम लाइट में क्या होगा, क्योंकि लाइट डीम है तो इसको नंबर ऑफ फोटोन कम होंगे, और नंबर ऑफ फोटोन कम होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलने वाले हैं ना वो भी कम होंगे। समझ में रहा है? तो वही बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। अगर ये लाइट ही डीम है तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, वही अगर लेस निकलेंगे, वही अगर यहाँ से बहुत अच्छा इंटेंसिटी वाला लाइट आ गया, बहुत बड़ा, राइट, तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। यही ये पॉइंट बता रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड फॉर ईच मेटल, हर एक मेटल, अलग अलग मेटल्स होते हैं, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एज म्यू जीरो। हमने देखा था अभी, जिसको हम बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच, इसके नीचे, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, राइट, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेगा, ये स्टेटमेंट बता रहा है।
ये वाला ये स्टेटमेंट बता रहा है। ठीक, एंड द फोर्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटोन अटैक होने के बाद जो निकलने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स है उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लाइट से निकले ना ये, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से निकले, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। So kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity of incident light और इसको बोलेंगे रेडिएशन। बात समझ में? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने डीम और ब्राइट की बात करी, तो डीम और ब्राइट से क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 10 निकलेंगे, 20 निकलेंगे, वो पता चलेगा, राइट। लेकिन निकलने के बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता। समझ में आ रहा? वो किस पे डिपेंड होता है? दैट डिपेंड्स ऑन ये जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, उस पर डिपेंड होता है। एनर्जी किस पे डिपेंड होती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। वो किस पे डिपेंड होती है? वेवलेंथ पे डिपेंड होती है। वो किस पे डिपेंड होती है? वेव नंबर पे डिपेंड होती है, राइट। लिख लो फिर पॉइंट, इसका मतलब याद रहेगा आपको। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी of electron is dependent on frequency, wavelength and wave number of incident light or radiation, light or radiation। ठीक है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा। ठीक, एक नोट यहाँ पे कर लो, नोट जो हमने ऑलरेडी लिखा है एनर्जी के बारे में भाई, कि इफ न्यू मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इज लेस देन न्यू ऑफ लाइट, लिख रहा हूँ मैं, इज लेस देन न्यू जीरो। न्यू जीरो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, then there is no emission, there is no emission of electron, emission और ejection बोलो, ejection of electron, राइट। तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या फिर इक्वल होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इक्वल या ज्यादा, इक्वल या क्या होना चाहिए? ज्यादा। लेस नहीं चलेगा, लेस नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या चाहिए थी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस शुड बी द कंडीशन, ये होनी चाहिए थी कंडीशन। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक। चलिए, फर्स्ट आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। राइट, अब देखिए, अब यहाँ पे एक दो फॉर्मूले में करवाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या है, जो हमने स्टडी किया है उसी से रिलेटेड फॉर्मूला, ठीक। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और लाइट
इज इक्वल टू होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर यही कम है तो ये भी कम ही होगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ये कम होना होगा तो ये कुछ नहीं होगा, ये समझ। ये ज्यादा होगा तभी इक्वेशन अप्लीकेबल है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज अप्लीकेबल, नोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इक्वेशन अप्लीकेबल है व्हेन इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी राइट इज greater than or equal to threshold energy। ग्रेटर देन और क्या होना चाहिए, और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। या तो दोनों सेम हो या इंसिडेंट रेडिएशन थोड़ी ज्यादा हो, तभी ये एक्सप्रेशन आप जनरली यूज करते हैं। कम होगा तो निकलेगा ही नहीं, तो ना थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी ना काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका कोई सवाल ही नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एनर्जी है ना, एनर्जी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एच न्यू से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में लिख रहा हूँ एच न्यू जीरो से, है ना। एनर्जी ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एच न्यू होता है ना, न्यू जीरो क्यों लिखा, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका लिख रहा हूँ काइनेटिक। तो मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं इसको इस साइड में भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा एच न्यू, माइनस हो जाएगा एच न्यू, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, बराबर है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी को निकालने के। और एक चीज देखिए, और एक चीज इसलिए ये है कि अगर मैं इसी फॉर्मूले को चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, एच न्यू इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू जीरो दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी का स्क्वायर, याद होगा आपको 1/2 एम वी का स्क्वायर। वेयर यहाँ पे एम इज इक्वल टू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो उसका भी मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले लेक्चर से हम कर रहे हैं। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जो निकलेगा उसकी, नहीं तो बोलोगे ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा एक चीज बाकी है वेव थ्योरी में, वो है वेलोसिटी कैलकुलेशन, है ना, इलेक्ट्रॉन का, वो हम बाद में करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी याद रहेगा चाहिए आपको, कभी कभी आपको मास और वेलोसिटी देके भी कैलकुलेशन, तो इजी है फॉर्मूला, इतना ही आपको याद रखना है सब कुछ। फ्रीक्वेंसी का मतलब तो आपको पता ही क्या होता है, सी बाय लैम्बडा होता है ना, वो आप कर सकते हो इंटर कन्वर्जन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फॉर्मूला हो गया, लेट्स टेक कैलकुलेशंस। देख, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन with frequency 5 into 10 to the power 14 hertz, 5 into 10 to the power 14 hertz, 5 into 10 to the power 14। इसको समझिए, क्वेश्चन को क्या बताने की कोशिश, इसमें कोई थ्रेशोल्ड एनर्जी है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मानना है आपको कि मान लो आपके पास एक रेडिएशन है,
इस रेडिएशन में फोटॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फोटॉन्स। इनमें मान लो 1 मोल ऑफ प्रोटॉन है। कितने? 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स है, ऐसा मान लो। 1 मोल मतलब आपको पता है 6 इंटू 10⁻23 पॉइंट लेके जो भी है, इतना आपके पास क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। और आपको ये बोला है कि इस जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है, न्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻कितना 14 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको निकालना है क्या? एनर्जी, लेकिन एक फोटोन की नहीं, किसकी निकालना है? 1 मोल की। तो पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, एनर्जी ऑफ, मैंने ये पहले फोटोन के टाइम पे भी आपको बताया था, एनर्जी ऑफ फोटोन, 1 फोटोन की बात करें ना, एक फोटोन इज इक्वल टू होता है एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जिस रेडिएशन से वो बिलोंग करेगा। मतलब इस एक फोटोन की मुझे एनर्जी चाहिए, तो मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी और मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट चाहिए होगा, मुझे वो एनर्जी मिल जाएगी। तो वैल्यू लिख लेते पहले, राइट, बराबर। नेहा सही आंसर है। एनर्जी ऑफ एक फोटोन हो गया। मुझे अगर एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन चाहिए होगा, 1 मोल ऑफ फोटोन, तो मुझे क्या करना है? एक फोटोन के लिए इतना, तो 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए कितना? 1 मोल का मतलब होता है Na। Na फोटोन के लिए कितना होगा? Na इंटू एच। आई बात समझ में? 1 मोल ऑफ का मतलब, 1 मोल का मतलब होता है Na एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर के लिए कितना? तो Na इंटू एच करो, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? अच्छा, 1 मोल नहीं बोला, अगर ऐसे बोला होता एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ क्या? n फोटॉन्स। n मतलब पता नहीं कितना, 1 2 4 6 कितना भी हो सकता था। तो आपको क्या करना है? n इंटू एच न्यू करना है। n इंटू क्या करना है? एच न्यू करना है। समझ में आ रहा है? और एच न्यू का मतलब ही क्या होता है? एनर्जी होता है। तो n इंटू क्या हो सकता है? ये एनर्जी हो सकता है, राइट। और न्यू का मतलब होता है सी बाय लैम्बडा, हमें पता है। न्यू का मतलब होता है सी बाय लैम्बडा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, n इंटू एच इंटू न्यू। न्यू की जगह पे मैं सी बाय लैम्बडा लिखता, तो ये सी बाय क्या हो जाता है? ऐसे लैम्बडा। समझ में आ रहा है? आपको ये पता होना जरूरी है। सो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, बात समझ में आ रही है? कितने भी फोटॉन, जिसका भी पूछा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको पूछा है 1 मोल ऑफ फोटॉन का, निकाल के देखो तो जरा। इक्वेशन तो इधर ही है आपके सामने, किसी ने तो आंसर निकाला भी है। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये वाला। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, 1 मोल का मतलब Na का, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? Na इंटू एच इंटू न्यू। फॉर्मूला में रखेंगे Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय एच न्यू की वैल्यू तो आपको पता ही है कितना आता है? 19.8 इंटू 10 कितना आता है? -26। आता है कि नहीं आता है? जूल्स। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर पता चलेगा। जाएगा। कोई बोलेगा सर आपने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा। फ्रीक्वेंसी भी लगाना है। फ्रीक्वेंसी कितना था हमारा? 5 इंटू 10⁻14, ये भी लगाना है। अब वो कैलकुलेट कर लो, आंसर आपको पता चल जाएगा। आ गया आपको आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल है। 26 14 है ना, 26 में से 23 गया, 3 बचा, है ना, -3, और ये तो है 14 है, तो बचता कितना है यहाँ पे? -11, सॉरी 11 + 11। आया है सबका आंसर? मेगा करेक्शन 19.8 इंटू ये जो मैंने लिखा है ना वैल्यू,
ये डायरेक्ट वैल्यू ही लिखा है मैंने, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, न्यू जो लिया था मैंने वो अलग से लिया था। h इंटू सी अगर हम करते हैं, मैंने उसकी वैल्यू पुटअप कर दी है ना, बाय मिस्टेक इट इज, ठीक है, करेक्ट कर लो। h इंटू सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी गलती से, ठीक है, मेक इट करेक्ट, ठीक है। मैंने एच सी की वैल्यू वहाँ पे लिख दी, एच न्यू की वैल्यू मुझे लिखना है वहाँ पे, लेके करेक्शन। h इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय न्यू हमारे पास है, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर कितना है 40। अब सही है, ठीक। मैंने एच सी की वैल्यू लिख दी थी डायरेक्ट। अब अगर आप आंसर निकालोगे इसका, ठीक है ना, तो आपका आंसर जो है वो पता, ये आंसर पहले आएगा जूल्स में, दैट इज 199 पॉइंट आपके पास आएगा कितना 5, ये आएगा 199.5 इंटू 10 टू द पावर आएगा कितना 3, ये आएगा जूल पर मोल में, और इसको किलो जूल अगर लोगे तो 3 गायब करना पड़ेगा, दैट इज 199.5 किलो जूल पर मोल आएगा। ये आंसर जिसका आया है दैट इज करेक्ट, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही निकाला है। सबसे पहले तो किसने निकाला था, नेहा ने निकाला था एग्जैक्ट आंसर, ठीक। ये थोड़ा बहुत इधर आपको कैलकुलेट करते थे वो मैन्युअल ह्यूमन एरर से, आप किस तरीके से पॉइंट को लेते हो उसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा। मेरा जब आपको कॉम्पिटिटिव के लिए ये कहना होता है कि जब भी जैसे ये 6.022 ऐसा कोई क्वांटिटी दिखे तो 022 को आप कंसिडर ही मत करो, छोड़ दो उसको, 6 ले लो इसको, 6.626 के बजाय 6.6 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनर एरर आएगा इधर, शायद हो सकता है 199.5 की जगह पे 198 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझना रहेगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर इतना इतना शॉर्ट रेंज में आंसर कभी नहीं देगा आपको ऑप्शन में, क्योंकि आप यहाँ पे 4 ऑप्शन की बात करते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, राउंड अप करके वैल्यू ले लो और आंसर निकालो, कैलकुलेशन में आसानी होगी आपको, नहीं तो आप पॉइंट में गिरे रहोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट मत करो। यस, धीरज करेक्ट आंसर निकाला था 199.5 एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्या चीजें यहाँ पे हो रही है। फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन है अज्यूमिंग दैट 15 watt bulb with a monochromatic radiation of wavelength 0.5 माइक्रोन, ये साइन याद रखिए, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोन या माइक्रोमीटर, इस साइन को याद रखिए, माइक्रोमीटर माइक्रो, ठीक। Assuming that 15 watt bulb with a monochromatic radiation of wavelength 0.5 micron or micrometer is blown, blown का मतलब जलाया है उसको हमने, जल गया है बल्ब, ठीक है, जलेगा तो उसमें से लाइट निकलेगा, बराबर है, और वो लाइट कौन सा होगा, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है लाइट विथ ओनली वन फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है, लाइट विथ ओनली वन फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी होगी तो एक ही वेवलेंथ होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा, एक ही वेवलेंथ होगा, समझ में आ रहा है। सो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब समझ में आ रहा है, लाइट होता है जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी, जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हम लाइट देखते हैं ना, व्हाइट लाइट, तो उसमें 7 कलर दिखते हैं हमें, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक ही कलर का लाइट होगा जो भी होगा, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। उसकी वेवलेंथ कितना है, 0.5 माइक्रोमीटर है, इज ब्लो माइक्रोन भी बोलते हैं उसको, जलाया तो वो पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ emission of
क्वांटा पर सेकंड। वो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड निकालो। मतलब जैसे ये मान लीजिए लाइट है ना, ये लाइट जो है वो जलाया, यहाँ से रेडिएशन निकला, तो रेडिएशन जब निकलेगा कौन सा निकलेगा, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकलेगा जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस रेडिएशन निकलते टाइम पे इसमें से फोटोन निकलेंगे ना, फोटोन निकलेंगे, फोटोन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम या क्वांटा। तो ये जो फोटॉन्स होंगे या क्वांटा होंगे ये कितने निकलेंगे पर सेकंड, है ना, कितने निकलेंगे पर सेकंड। और वो कितने निकलेंगे वो डिपेंड किस पे होता है कि यहाँ से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं। जितने ज्यादा रेडिएशन निकलेंगे पर सेकंड में उतना ज्यादा क्या निकलेगा, फोटोन। मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है, किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड होता है। जितना ब्राइट लाइट होगा उतने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उसमें। ठीक है, ये देख चुके हम लोग पहले भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जितना ब्राइट लाइट होता है उसमें उतने ही ज्यादा क्या होते हैं, फोटोन होते हैं, उतने ज्यादा क्वांटम होंगे, क्वांटा होंगे। रेट ऑफ इमिशन निकालना है कि एक सेकंड में कितने क्वांटा निकलेंगे इस लाइट से, ये हमें निकालना है। बहुत इजी है क्वेश्चन, पढ़ने के लिए डिफिकल्ट है लेकिन इजी है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, एक चीज आपको याद होगी, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या होता है, अपॉन टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं, जूल्स में, और टाइम को हम ऐसे कैसे करेंगे, सेकंड में। पावर को हम कैसे मेजर करते हैं, वैट में, वैट या फिर किलो वैट। वैट इज इक्वल टू होता है जूल पर सेकंड। समझ में आ रहा है। तो आपको 15 वैट दिया है मतलब पावर दिया है। एनर्जी आपको निकल जाएगी किससे, वेवलेंथ से, बराबर है, वेवलेंथ से एनर्जी निकलेगी ना। आपको पर सेकंड ही तो निकालना है, मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। एक चीज यहाँ पे फॉर्मूला भी है वो भी बता देता हूँ आपको, कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर्मूला यूज करो, इससे समझ में नहीं आ रहा तो यूज द फॉर्मूला, दैट इज एन इंटू एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू पावर, इज इक्वल टू क्या लिखो, पावर। पावर दैट इज पी से रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में, फॉर्मूला नोट कर लो, एन इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एन इंटू एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू पावर। ठीक है, पावर गिवन इन वेयर, पी गिवन इन किसमें होना चाहिए, वैट। ठीक है, किलोवाट में दिया तो वैट में कन्वर्ट कर। एन क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, वही तो चाहिए हमें, कितने निकलेंगे। समझ में आ रहा है। चलो निकाल ले आंसर। एन निकालना है हमें, नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखो रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन या फिर क्वांटा, नंबर ऑफ फोटोन या फिर क्वांटा, वो निकालना है हमें। ठीक, निकालने में कोई इशू नहीं। वैल्यू रखें, एन इज इक्वल टू एन इंटू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 8। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते थे 19.8 जो मैंने प्रीवियसली लिखी थी, है ना, गलती से। डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा किसमें दिया है बताओ, 0.5 माइक्रोन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, माइक्रोन माइक्रोमीटर। और मैंने आपको कन्वर्जन पहले भी करके दिया है कि 1 माइक्रोन का माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। तो कभी भी आपको नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन में गिवन हो उसको मीटर में जरूर कन्वर्ट करिए वेवलेंथ को। तो बताओ 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर अगर है तो आपके पास दिया है कितना है, 0.5। 0.5 माइक्रोन का मतलब कितना होगा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। समझ में आ रहा है, लिख लो यहाँ पे 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, ये हो गया ब्रैकेट में, एंड दैट इज इक्वल टू पावर, एंड द पावर गिवन इन वैट इज 15। लिख लो 15, क्या लिखो 15। आंसर निकल जाएगा आपका। एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये 1/2 भी आप लिख सकते थे, 2 ऊपर चला जाता। ठीक है, ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 होगा, 8 और +6 हो जाएगा 14। 14 जो है 34 में से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, -20। और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू जो आएगी यहाँ पे n इंटू क्या आएगा, बचेगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -20 इज इक्वल टू हो जाएगा 15। अब आप n की वैल्यू निकालो, देखो
ठीक, n मिल गया हमें, n फोटोन ही है, नंबर ऑफ फोटोन ही तो फाइंड आउट करने, वही हमें मिलना है, क्वांटा या फोटोन, दोनों का मतलब सेम, नंबर ऑफ क्वांटा, ये n की वैल्यू है। n इज इक्वल टू कितना है 15 डिवाइडेड बाय, मैं करूंगा क्या 6.6, ये सबको नीचे भेज रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि 3 इंटू 2 6 कर रहा हूँ, इंटू क्या होगा 10 टू द पावर -20 होगा या नहीं होगा, बराबर है। अब 10 टू द पावर -20 जो है नीचे ऊपर लेके जाऊंगा मैं इसको, ऊपर अगर लेके जाऊंगा तो n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा बताओ 15, राइट, इनटू ये -20 ऊपर गया तो +20 होगा कि नहीं, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6.6 इंटू 6 आएगा, बताओ सही है कि नहीं, है कि नहीं? या फिर आप इधर ही कट कर देते 3 और ये 5 हो जाता तब भी चल जाता, बराबर है कि तब भी सही था, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी कट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आंसर आपका आ जाएगा, एंड दैट आंसर विल बी, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी डिवीजन कर सकते हैं 3 का, यहाँ पे भी कर सकते थे, दैट इज 2, और यहाँ पे क्या हो जाता 5, यहाँ से भी हो जाता, फिर 6.6 इंटू 2 करो और 5 को उससे 5 को डिवाइड करो उससे, तो आपका आंसर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। आंसर एक्चुअली अगर 20 रखता हूँ मैं इसको डिवीजन करके, तो ये आएगा 0 पॉइंट यहाँ पे 378 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा 20, पावर में 20 है ना, तो 20 रहेगा। कुछ लोगों ने इसका आंसर ऐसे निकाला है, सही है, एक पॉइंट उन्होंने इधर सरका दिया, एक पॉइंट इधर से करवा दिया, तो आंसर 3.78 इंटू 10 टू द पावर, कुछ लोगों ने 19 भी किया है, एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे कैलकुलेट करना है? yes, so this will be your answer and this will be your quanta per second, and answer will be per second, क्या हो जाएगा पर सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज 7 into 10 to the power 14 hertz. Calculate kinetic energy, calculate kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency 10 to the power 15 hertz hits the metal, hits मतलब इंसिडेंट होता है, hits the metal, उस पर अटैक करेगा, hits the metal, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है हमें ढूंढना है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें, ठीक है ना, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, एच न्यू होता है, फॉर्मूला हमारा माइनस क्या होता है एच न्यू जीरो, दिस इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन एंड दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। एच कॉमन है तो मैं एच बाहर लिख सकता हूँ ना, तो मैं न्यू माइनस न्यू जीरो इसको लिख सकता हूँ, है कि नहीं, कॉमन ले रहा मैंने, काइनेटिक एनर्जी तो मुझे निकालना है। एच की वैल्यू मेरे पास है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, लिख लिया मैंने। न्यू मेरे पास दिया हुआ है, ये ये जो दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये है मेरा न्यू, कितना है 10 टू द पावर 50, माइनस न्यू जीरो मेरा कितना है 7 इंटू 10 टू द पावर 14, लिख दिया मैंने, इतना सिंपल तो था ये, ठीक है क्या। अब यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आपको समझ में ना आए कि कैसे करें, सर ये 10 टू द पावर 15 है और ये 10 टू द पावर 14 है, बहुत सिंपल आंसर बता रहा हूँ, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। अब 10 टू द पावर 15 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10 टू द पावर सॉरी 10 इंटू 10 टू द पावर 14 लिख सकते हो, -7 इंटू 10 टू द पावर कितना 14 है कि नहीं, क्योंकि 10 इंटू 10 टू द पावर 14 मतलब 15 ही होता है ना, है, क्योंकि पावर 1 है, तो यहाँ पे 14 आप कॉमन ले सकते हो आप, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 होगा, और यहाँ पे 10 -7 बचेगा, और इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 14, इज इक्वल 10 -7 3 बचेगा, 6.6 इंटू यहाँ पे 3 कर रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -34, ये +14 कितना बचेगा 10 टू द पावर -20 बचेगा, बराबर। आंसर निकाल लो इसको मल्टीप्लाई करके, समझ में आ रहा है, तो ये आंसर आएगा आपका 19.8 इंटू 10 टू द पावर -20, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते थे 1.98 इंटू 10 टू द पावर -19, बराबर है।
जूल पर, सॉरी जूल है, काइनेटिक एनर्जी है ना, जूल पर सेकंड, और एनर्जी है ना, राइट, जूल्स पर, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एंड दैट्स व्हाट इज इन द जूल्स। ठीक, ओनली इन द जूल्स, नॉट जूल पर सेकंड। वेलोसिटी का होता है। ठीक, धीरज का भी अभी आया है।